हेलो दोस्तों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एपी, जीपी और एचपी। ओके, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ओके, सबसे पहले एपी की बात करते हैं। देखो कि एपी क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो कोई भी नंबर सीरीज़ एपी में है, ऐसा आप तभी बोल सकते हो जब उस नंबर सीरीज़ के सारे दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। ओके, अब जिसको समझ में नहीं आया वो मैं आपको एग्जांपल से बताया। तो जैसे कि मैंने एक नंबर सीरीज़ लिख दी, जैसे कि 5, 8, 11, 14, 17। चलो मैंने ये एक 5 नंबर्स लिख दिए। अब ये देखो, ये एक नंबर सीरीज़ है। अब अगर आप किसी को ये चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये एपी में है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? देखो सिंपल है, आप कोई भी दो लगातार टर्म्स उठा लो। जैसे कि 5 और 8 एक दो लगातार हैं, 8 और 11 दो लगातार टर्म्स है, 11 और 14 दो लगातार टर्म है, और 14 और 17 दो लगातार टर्म्स है ना। तो इनको माइनस करो के देखो, जैसे कि 8 में से 5 को माइनस करो, है ना। कोई भी दो लगातार टर्म्स मैंने माइनस कर लिया, 8 में से 5 को माइनस करें, देखो 3 आ रहा है। 11 में से 8 को माइनस करूँगा, देखो यहाँ भी 3 आ रहा है। 14 में से 11 को माइनस कर लूँगा, देखो यहाँ भी 3 आ रहा है। और 17 में से 14 को माइनस कर लूँगा, देखो यहाँ भी 3 आ रहा है। तो देखो आप देख लिया होगा कि हर दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस सेम है, इसलिए ये नंबर सीरीज़ एपी में है। ओके, चल देख लो। अभी इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ये नंबर सीरीज एपी में है। ओके, अब देखो अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि एपी की सिर्फ एक ही सीरीज़ होती है कि 5, 8। ओके, एपी में तो काफ़ी सारी सीरीज़ हो सकती है। आप अपनी खुद कोई भी सीरीज़ बना सकते हो जो एपी में हो। ओके, तो देखो अब देखो, जो जैसे कि इस सीरीज़ को ही ले लो, जो इस सीरीज़ की पहली टर्म है जो कि 5 है, ये एपी की फर्स्ट टर्म है और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, स्मॉल ए से। और देखो और एपी में जो कॉमन डिफरेंस चलता है, जो कि इस सीरीज़ में 3 है, जो कोई भी तो लगातार टर्म्स का डिफरेंस, जैसे कि इस सीरीज़ में 3 है, ये होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, बस इन्हीं दो चीज़ों से आप कोई सी भी एपी बना सकते हो, बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कुछ भी रख के। फर्स्ट टर्म जैसे कि इस सीरीज़ में 5 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। अगर आप जैसे है ना, अगर जैसे कि फर्स्ट टर्म को मैं कुछ भी कर दूँ, जैसे कि मैंने 6 कर दिया, और कॉमन डिफरेंस जो कि इस सीरीज़ में 3 था उसको मैं 4 कर देता हूँ, तो बस देखो पहली फर्स्ट टर्म 6 हो गई और कॉमन डिफरेंस 4 कर दिया, तो अगली टर्म कैसे आएगी? बस 6 में 4 जोड़ दो तो कैसे आएगी? देखो ये हो गया 10, अगली टर्म हो गई। और देखो इससे अगली टर्म कैसे आएगी? जो 10 में 4 जोड़ दो, ये क्या हो गया? 14। देखो तभी तो हर दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस 4 रहेगा ना। हर जो आपको अगर अगली वाली टर्म निकालनी है तो जस्ट पिछली वाली टर्म में 4 जोड़ दो जो कि कॉमन डिफरेंस चल रहा है। तो अगली वाली टर्म निकालनी तो वो आ जाएगी 18। कैसे आई? आपने 14 में 4 जोड़ दिया। इससे अगली निकालनी तो वो होगी 22। ऐसे ही आगे निकाल सकते हो। ओके, तो देखो इसमें भी, इस एपी में भी जो फर्स्ट टर्म है वो 6 है, और मतलब इसमें भी नहीं, मतलब एक फर्स्ट टर्म है और एक कॉमन डिफरेंस है। ओके, अब देखो, तो देखो आप पैटर्न पकड़ के होंगे कि एपी बनती कैसे। देखो बस एपी में एक फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और एक कॉमन डिफरेंस होता है जो कि जैसे कि इस सीरीज़ में 3 है, उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये ए और डी कुछ भी हो सकते हैं और इन्हीं पे डिपेंड करेगी कि हमारी एपी क्या होती है। तो देखो, ओके देखो मैं अब एपी की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ। ओके, देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है? स्मॉल है। अब अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो वो कैसे आती है? जो प्रीवियस टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें ए प्लस, सेकेंड टर्म क्या होगी? ए प्लस डी। ओके, और थर्ड टर्म क्या होगी? जो सेकंड टर्म है उसमें डी ऐड कर दो, तो थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d। ओके, फोर्थ टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म होगी जो थर्ड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो क्या होगी? ए प्लस 3d। ऐसे ही चलती जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो देखो, अब देखो ये एपी की फर्स्ट टर्म है ना, ये एपी की सेकेंड टर्म है, ये एपी की थर्ड टर्म है जो a प्लस 2d है, और ये a प्लस 3d एपी की फोर्थ टर्म है। ओके, अब कोई पैटर्न पकड़ पा रहा है? जैसे कि अगर आपसे एपी की फर्स्ट टर्म पूछी है तो खाली a है,
अगर आपसे AP की सेकंड टर्म पूछी तो A प्लस डी करके आ जाएगी, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिए हैं। अगर सपोज मैं इसको रब कर देता हूँ, जैसे कि मैं कोई सी भी बोल देता हूँ, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में ऐसे आ गई कोई भी AP है जिसकी फर्स्ट टर्म सपोज करके 7 है और कॉमन डिफरेंस है 9 सपोज, है ना, और आपसे पूछिए कि AP की फोर्थ टर्म बता दो, तो फोर्थ टर्म कैसे आएगी? आप फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म प्लस जो कॉमन डिफरेंस है जो कि 9 है उसमें 3 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 3 इंटू 9 कितना आ जाएगा? देखो 34 आ जाएगा, ऐसे करके। मतलब कि ऐसे सारे फॉर्मूलेस बन जाते हैं। मतलब कि अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी तो ऐसे आ जाएगी, थर्ड टर्म निकालनी है तो ऐसे आ जाएगी, सेकंड टर्म निकालनी है तो A प्लस डी करके आ जाएगी। ओके, तो देखो ऐसे आप आगे चलोगे, अगर आपको AP की फिफ्थ टर्म निकालनी है तो इसमें D ऐड करो तो A प्लस 4D हो जाएगा, सिक्स टर्म निकालनी तो A प्लस 5D हो जाएगा। तो मतलब कि आप पैटर्न तो पकड़ पा रहे होंगे कि आपको कोई सी भी टर्म निकालनी। सपोज़ मैंने बोला कि मुझे AP की 17th टर्म, ये देखो जो भी जितनी भी टर्म निकालनी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, A उसके नीचे मैंने 17 लिख दिया। अगर मुझे 17th टर्म निकालनी है तो देखो A प्लस में तो रहेगा ही, A प्लस में तो रहेगा ही हमेशा, प्लस जो D चल रहा है उसकी मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है वो बदल जाएगा। बस क्या होगा, देखो जितनी जो भी आपको टर्म निकालनी है जिसकी 17 है उसमें एक कम करके D में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या होगा 16 इंटू D, ऐसे A प्लस 16D हो गया। ओके, और अगर मैं बोलूँ चलो 17 नहीं, मुझे nth टर्म निकालनी है, nth टर्म, ओके, वो कैसे आएगी? बस सिंपल है, A प्लस n माइनस 1D, ये हो गया फॉर्मूला AP का। देखो अगर आपको AP की फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह 1 रख दो, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये खाली A के बराबर आ जाएगा, तो A की फर्स्ट टर्म A ही होती है। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 रख दो, देखो यहाँ n 2 माइनस 1 A प्लस डी, सेकेंड टर्म A प्लस डी बन जाएगा। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो n की जगह 3 रख दो, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 A प्लस 2D, फोर्थ टर्म 4 माइनस 1 A प्लस 3D। ऐसे आप समझ गए होंगे कि सारे फॉर्मूलेस ऐसे ही बने हैं। ओके, चलो, ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि AP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ओके, चलो, अगर देखो अब AP की nth टर्म निकालने का तो फॉर्मूला समझ गए होंगे कि मतलब क्या, अगर मैं कोई सी भी टर्म बोल दूँ AP की, अगर आपको उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप उसका फॉर्मूला बना के आराम से निकाल लोगे। अगर आपसे AP की कुछ टर्म्स का सम पूछा हो तो कैसे निकालोगे? सिंपल है, उसका ही फॉर्मूला है, मैं आपको लिखवाया तो देखो, अगर सपोज मुझसे पूछा है AP की nth टर्म का सम, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को ही इसका ही दूसरा नाम वो होता है, देखो ये 5 नहीं S लिख रहा हूँ मैं, S है, ये 5 नहीं है, SN मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, वो होता है देखो n/2 मल्टीप्लाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D के कॉमन डिफरेंस। अब देखो सिंपल है, अगर कोई सोच रहा है कि दोनों फॉर्मूलेस अलग अलग लग रहे हैं, नहीं, ये दोनों सेम ही हैं। बस क्या है ना कि देखो आपको बताता हूँ कैसे। देखो n/2 दोनों में सेम है, बस क्या है यहाँ पे A प्लस L है जो कि लास्ट टर्म है, और यहाँ 2A प्लस n माइनस 1D है। अब देखो इस 2A प्लस n माइनस 1D पे ही फोकस कर लो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो A प्लस में ये n माइनस 1D हो जाएगा। अब देखो जो ये A प्लस n माइनस 1D है ये और कुछ नहीं, याद करो मैंने आपको भी बताया था, ये AP की nth टर्म का फॉर्मूला है। an किसका फॉर्मूला होता है? nth टर्म किसके बराबर होती है? A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ये AP की nth टर्म इसकी तो बराबर होती है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो A प्लस an। देखो या तो आप इसको nth टर्म बोल दो या लास्ट टर्म बोल दो। देखो मैंने ये जो SN बोला है मतलब कि AP की nth टर्म का सम, तो जो nth टर्म होगी ऑब्वियस ही बात है वो लास्ट टर्म होगी, तो आप उसको L से डिनोट कर लो या AN से डिनोट कर लो, एक ही बात है। देखो ज़्यादातर बुक्स में ये L लिखा हुआ होता है, इसलिए फॉर्मूले यहाँ मैंने L लिखा है। अगर आप इसकी जगह ऐसे nth टर्म भी लिख दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप भी के लिए आप इसको L मान के चलो। ओके, चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब देखो अगर किसी को वेरीफाई करवाना है तो मैं भी बताया था। देखो सपोज अगर आपको इस AP की 2 टर्म्स का सम पता लगाना है कि मतलब कि AP की फर्स्ट और सेकंड टर्म के सम का फॉर्मूला तो यही होगा ना, 2A प्लस D,
देखो a प्लस डी कर दोगे तो 2a+d आएगा। अब यहाँ से देख लो, अगर यहाँ से तो देखो यहाँ आपको पहले l निकालनी पड़ेगी जो a+d है, फिर आप n की जगह इसमें 2 पुट कर दोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा a+d हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो यहाँ से देख लो, आप n की जगह 2 पुट कर दो, कितना हो जाएगा देखो 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ 2 - 1d तो कितना है 2a+d, देखो 2a+d आ गया। अगर आपको AP की 3 टर्म्स का सम पूछा जाए तो देखो क्या हो जाएगा 3a + 3d हो जाएगा, है ना। देखो a और d + 2d 3a + 3d हो जाएगा। अब n की जगह यहाँ 3 पुट कर लो, अगर देखो आप n की जगह यहाँ 3 पुट कर लोगे तो 3/2 बच जाएगा। और ये a प्लस जो लास्ट टर्म होगी, यानी कि 3 पुट कर रहे हो ना, तो 3 नंबर्स की AP की सीरीज है, उसमें जो लास्ट टर्म होगी वो a + 2d होगी, यहाँ a + 2d आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3/2 कितना जाएगा 2a + 2d, 2a + 2d आएगा, 2 से 2a का 2 कट जाएगा और 2d का 2 कट जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई क्या कर देगा 3a + 3d कर देगा। ओके चलो, अब देखो किसी को थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं भी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, थोड़ा पेशेंस रख लो। अब ये फॉर्मूलाज आए कैसे हैं वो देख लो। वैसे तो उसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको वो याद करने में हेल्प करे या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में वो बहुत हेल्प करेगा, इसलिए एक बार देख लो कि फॉर्मूलाज आए कैसे। देखो मैं कोई सी भी AP ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले ली मैंने ले लेता हूँ सपोज, हाँ देखो ये जो फॉर्मूलाज आया है ये डिपेंड करेगा कि देखो जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं AP में वो या तो इवन हो सकती हैं ऑड हो सकती है ना, इनके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकती। सपोज़ अभी मैं आपको ऑड का एग्जांपल लेके बताया, तो सपोज़ AP में ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स है। ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब जैसे कि AP में या तो 1 टर्म है या 3 टर्म्स हैं या 5 टर्म्स हैं या 7 टर्म्स हैं, ऐसे। ओके तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया देखो 9, ओके हाँ 13, 17, 21, ओके 25, ये मैंने एक AP लिख दी 5 टर्म्स की। ओके और मुझे इनका सम निकालना है, मतलब कि इन 5 टर्म्स जो कि AP में है, क्योंकि देखो AP में कैसे सबका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसलिए नंबर सीरीज AP में है। अब मुझे इनका सम निकालना है, तो देखो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर AP में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि वही या तो 1 टर्म है, 3 टर्म है, इस केस में 5 टर्म्स है, तो जो सबसे अगर ऑड टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म होगी जो कि इस केस में 17 है, आप उसको छोड़ दो, और जो 17 के आजू बाजू टर्म्स है ना उनका सम देखो, जैसे कि इस केस में क्या है 13 और 21, 13 और 21 का सम कितना होगा, हर कोई बोल देगा देखो 34 होगा, है ना। ऐसे ही अब देखो आप 13 और 21 का सम निकाल लिया, अब 13 और 21 के आजू बाजू जो क्या है वो है देखो 9 और 25, 9 और 25 का सम कितना होगा, देखो ये भी 34 होगा। तो और जो 34 है वो और कुछ नहीं, जो इस मिडिल टर्म इस जो कि 17 है इस AP में उसका दुगना है। देख लो 34 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 × 2 है ना, और देखो जो मिडिल टर्म है उसका दुगना 34, ये देखो 17 × 2। अब देखो अगर मुझे सम निकालना है, मतलब कि 9 + 13 + 17 + 21 + 25 की वैल्यू जो होगी वो निकालना है, तो देखो सिंपल है, 9 + 13 + 17 + 21 + 25 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं पहले ये लिख रहा हूँ देखो 9 + 25 है ना, और देखो फिर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, देखो इसको ब्रैकेट में डाल दिया, फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ देखो 13 + 21, देखो फिर मैं लिख रहा हूँ ये 70, देखो ये 5 टर्म्स मैंने लिख दी है ना। अब देखो जो 9 + 24 है वो और कुछ नहीं, जो मिडिल टर्म 17 है उसका दुगना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ देखो 17 × 2 है ना, जो मिडिल टर्म है उसका दुगना ही है, और जो ये 13 + 21 है, 13 + 21 जो है वो भी मिडिल टर्म का दुगना ही है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या है ये 17 × 2 और प्लस में ये 17, तो देखो ये और कुछ नहीं, ये ऐसे भी आ गया देखो 17 × 5, देखो 17 क्या है हमारी मिडिल टर्म, और 5 जो है वो कोई बोलेगा 5 क्या है, देखो 5 जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। अब कोई बोलेगा ये तो मैंने बताया ही नहीं, फॉर्मूला कैसे आ गया, देखो मैंने देखो 5 की जगह आप n पुट कर सकते हो, है ना, और जो मिडिल टर्म है वो कैसे आती है, याद करो जो AP की फर्स्ट टर्म है, जैसे कि इस केस में 9 है, और जो इस AP की लास्ट टर्म है जो कि इस केस में 25 है, दोनों का ऐड करके /2 कर दो। जैसे कि मैं अगर ऐसे कर दूँ देखो 9 + 25/2 तो क्या होगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा 34/2 जो कि कितना आएगा 17,
है ना। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ऐसे ही बन गया ना। देखो आप 7 इंटू 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 जो कि 17 के इक्वल है। देखो 17 34/2 17 होता है, 17 की जगह आप ये लिख दो जो कि है 9 + 25/2। और देखो n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमारा 5 है, और 9 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, और 25 है हमारी लास्ट टर्म, और अपॉन 2। अब कोई बोले कि देखो ये जो 9 + 25/2 करके 17 आया, 13 + 21/2 करके भी 17 आ रहा है, वो भी तो मैं पुट कर सकता हूँ। मतलब कि ये तो ऐसे भी बन जाएगा सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म अब अपॉन 2 करके उसकी मल्टीप्लाई n में करा दो। जी हाँ, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है ना कि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि आपको सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म निकालने को आए और उसकी मल्टीप्लाई अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स भी कर दोगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर कोई जैसे कि ये बोलना चाहे, जैसे कि यहाँ जगह नहीं है, चलो ये पार्ट तो आप समझ गए होंगे, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अगर कोई बोले कि ये फॉर्मूला इसके भी तो बराबर है कि n मतलब कि यही नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 5 है मल्टीप्लाई में a की सेकेंड टर्म्स प्लस a की सेकेंड लास्ट टर्म n-1 अपॉन में 2, ऐसे ही बन सकता है। जी हाँ, फॉर्मूला ऐसे ही बन सकता है। लेकिन देखो लेकिन क्या है ना कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा, आप इसका यूज़ करोगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा जी। क्योंकि देखो अगर आप 13 + 20 जैसे कि सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म जो कि 13 + 21/2 करोगे तो 17 ही आएगा। 17 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 17 × 5 = 85, वैसे इनका सम 85 में यहाँ लिख देता हूँ। देखो 85 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो फिर आप और भी बना सकते हो, लो n की मल्टीप्लाई करो तो थर्ड टर्म में, है ना, और फिर क्या कहते हैं, और सेकंड लास्ट थर्ड टर्म में लास्ट थर्ड टर्म को जोड़ दो कि अपॉन 2 कर दो, n-3 अपॉन में 2। लो एक और फॉर्मूला बन गया। ऐसे तो आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, लेकिन ये कंफ्यूज ही करेंगे आपको, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बस ये याद कर लो, ओके। ऐसे कि AP का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि जो AP का फॉर्मूला n वैसे तो अपॉन 2 n के नीचे है, लेकिन यहाँ देखो इसके नीचे कर दो या इसके नीचे कर दो, एक ही बात है। बस फॉर्मूले में जो मैंने आपको लिखवाया था उसमें 2 बाहर की तरफ था ना, लो यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी एक ही चीज़ है, ओके। चलो देखो ये तो ऑड टर्म्स का हो गया। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलो मैं इसी AP को ले लेता हूँ, जैसे कि पहले, ओके। देखो इसी AP को मैं ले लेता हूँ। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस 4 था, तो इससे अगली टर्म मैंने ले ली 29। देखो अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। अब अगर आपको इसका सम निकालना तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि वैसे तो सिंपल है, या तो आप देखो यहाँ तक का सम 85 है, इस 85 में आप 29 जोड़ दो, आपको वैसे सम आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं, पहले मैं फॉर्मूले से निकाल के दिखाया था जो AP SN का था, क्या था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। तो n क्या है इसमें, n हो गया अब हमारा 6, तो 6/2 कितना होगा, 6/2 हो जाएगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होगा, 9 + 29 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 38। 3 की मल्टीप्लाई 38 में करा लो, कितना होगा, 8 × 3 = 24, है ना, और 3 × 3 = 9 कितना हो जाएगा, 114। देख लो ये और कुछ नहीं, 85 + 29 ही है, ओके। फॉर्मूला वही था n/2 जो कि 6/2 3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैंने लिख के नहीं दिखाया क्योंकि देखो टाइम वेस्ट हो जाता। अब देख लो ये आया कैसे है, सिंपल है। यहाँ भी आप देखो, अगर आप देखो जो इस AP में 6 टर्म्स हैं, तो अब क्या होगा ना, अगर आप इसकी मिडिल टर्म्स निकालोगे तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, एक होगी ये 17, एक होगी 21। अगर आप इन दोनों का सम देखोगे ना तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, देखो इसका आ रहा है 38। अगर आप देखो इसके आजू बाजू वाली टर्म जो कि 13 और 25 है, अगर आप इनका सम करोगे, इनका सम भी 38 आएगा। अगर देखो अगर आप इन दोनों का सम करोगे जो कि 13 और 25 के आजू बाजू है, इनका सम भी देखो, इनका सम भी 38 आएगा। ये देखो, तो मतलब कि आप गौर करने वाली बात ये है, हाँ, कि देखो अगर मैं इनको जोड़ूंगा, मतलब कि 9 + 13 + 17 + 21 + 25 + 29, तो क्या होगा, 9 + 29 भी ऐड होगा, 13 + 25 भी ऐड होगा,
और 17 और 21 ही ऐड होगा, मतलब कि 38 की मल्टीप्लाई हम 3 में करा रहे हैं। अब कोई बोले कि ऑप्शन जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है 38 था ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो सिंपल है, जो 38 है और कुछ नहीं, जो ये दो मिडिल टर्म्स है ना, इनका एवरेज ले लो और उसका दुगुना है। जैसे कि 17 + 21/2 कितना होगा, देखो चाहे आप 17 + 21/2 कर लो, या आप 13 + 25/2 कर लो, या आप 19 + 29/2 कर लो, एक ही बात रहेगी। तो देखो वैसे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा 9 + 29/2, जो कि यही होगा 17 + 21/2 कितना होगा, हर केस में आपका आंसर 19 ही आ रहा होगा। तो 17 + 21 38 है, 38/2 19 है, और 9 + 29 38 है, 38/2 भी 19 है। तो बस देखो इस 38 के 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जो 38 के 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, और जो कि क्या है 38 और कुछ नहीं 19 का दुगुना है। तो मतलब कि आप ये देखो आप 19 के 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 19 क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो ये वही फॉर्मूला तो बन गया, n इंटू a प्लस n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, वही तो बन गया। देखो मैं लिख के बताया, तो देखो ये 6 जो है वो n हो गया है ना, और जो 19 है वो क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। आपको ये भी बोल सकता है कि देखो ये तो सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म बाय 2 भी है, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म बाय 2 भी है। जी हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन आपका आंसर सही आएगा, आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप पहले फॉर्मूले के हिसाब से ही चलो। अगर आप सपोज आपको अगर AP में सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म दिए तब तो आप निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको AP में खाली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है, फिर तो आपको फॉर्मूला ही पुट करना पड़ेगा ना, है ना। ऐसे थोड़ी कि आप सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म से निकाल लोगे। या इसका सबसे आसान तरीका तो यही है, सब मिडिल टर्म निकाल लो और उसकी मल्टीप्लाई n में करा दो, कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है सबसे, देखो यही तो हो रहा है, 19 मिडिल टर्म है और मल्टीप्लाई हो रही है 6 में। बस ये सबसे ईजी तरीका होता है सब निकालने का। लेकिन आपको तो अभी फॉर्मूला देखना है ना, अभी आप फॉर्मूला देख लो। n क्या है 6, और ये 19 क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ये ऐसे है a + l/2। अब 2 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, एक ही बात है। देखो ऐसे ही बना है फॉर्मूला। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे। इस वीडियो को खाली इंट्रोडक्शन वीडियो रखते हैं, कि मैं आपको खाली AP, GP और HP के बारे में इस वीडियो में बता देता हूँ। चलो AP के सारे फॉर्मूलेज हो गए, अब GP पे आ जाते हैं। GP के बारे में देखो, GP का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे गुणोत्तर श्रेणी। अब देखो कोई भी नंबर सीरीज GP में है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे, सिंपल है, आप कोई भी 2 लगातार टर्म्स उठा लो। AP में भी आप 2 लगातार टर्म्स ही उठाते थे, तो क्या देखो AP में तो बस आप उनका डिफरेंस देखते थे, GP में आप क्या करोगे, उन 2 टर्म्स को डिवाइड करके देख लो, अगर जो नंबर आ रहा है वो सेम है तो वो सीरीज GP में है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, हर 2 टर्म्स का रेशियो अगर सेम है, हर 2 लगातार टर्म्स का रेशियो अगर सेम है, तो वो सीरीज एक GP में है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर सीरीज लिख देता हूँ आपके सामने। हाँ चलो मैं लिख देता हूँ, ये मैं लिख दिया 5, 15, 45, 135 ऐसे। चलो मैंने 4 नंबर्स लिख दिए। अब अगर मुझे चेक करना है कि ये जो भी नंबर सीरीज़ है 4 नंबर्स की GP में है या नहीं, मैं कैसे चेक करूँगा, आप हर 2 लगातार टर्म्स का रेशियो देखो। जैसे कि अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, देखो 3 आ जाएगा। अगर मैं 45 को 15 से डिवाइड करूँ क्या आएगा, देखो 3 आ जाएगा। अगर मैं 135 को 45 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, देखो 3 आ जाएगा। सिंपल है, मतलब कि देखो हर 2 लगातार टर्म्स का डिफरेंस सेम है, मतलब कि मैंने इसको इससे डिवाइड किया, 3 आ गया। रेशियो की बात करो, डिफरेंस की बात नहीं कर रहा। 45 को मैंने 15 से डिवाइड किया, 3 आ गया, है ना, और 135 को 45 से डिवाइड किया, 3 आ गया। मतलब हर किसी का रेशियो, हर 2 लगातार टर्म्स का रेशियो सेम है, तो मतलब कि ये नंबर सीरीज GP में है। ओके अब देखो जैसा AP में होता था कि फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करते और वो फर्स्ट टर्म होती थी, GP में भी सेम है कि जो फर्स्ट टर्म है जो कि इस सीरीज में 5 है, उसको हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। ओके और जो कॉमन रेशियो जो कि जैसे कि 15 को 5 से डिवाइड करने पे जो 3 आ रहा है, और देखो 45 को 15 से डिवाइड करने पे जो 3 आ रहा है, 135 को 45 से डिवाइड करने पे जो 3 आ रहा है, ये 3 क्या है, ये 3 है हमारा कॉमन रेशियो। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ये देख लो बस। तो अगर आपको
किसी भी जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो देखो फर्स्ट टर्म तो खाली कुछ भी हो सकती है, वो स्मॉल ए ही रहेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म खाली स्मॉल ए रहेगी। और जो सेकंड टर्म है वो कैसे आती है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो कॉमन रेशियो है वो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि जो 5 में 3 मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये 15 आया है ना। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में जो कॉमन रेशियो चल रहा है उसकी मल्टीप्लाई करा दो, ए की मल्टीप्लाई आर में हो गई। ओके, और जो थर्ड टर्म है वो कैसे आई, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। और देखो जो थर्ड टर्म है वो कैसे आई है, जो थर्ड टर्म से जो प्रीवियस टर्म है जो क्या है सेकंड टर्म है उसमें आर की मल्टीप्लाई करा दो। तो अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो बस क्या है, जो इससे पिछली टर्म सेकंड टर्म है उसमें आर की मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर। बस ऐसे ही फोर्थ टर्म कैसे आ जाएगी, ए आर का क्यूब। ये देख लो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो आप पैटर्न तो पकड़ गए होंगे कि देखो अगर फर्स्ट टर्म है तो आर की पावर 0 है, पहली टर्म आर की पावर 0 1 में 1 कम कर लो, सेकंड टर्म आर की पावर 1 है देख लो, है ना, 2 में 1 कम कर लो। थर्ड टर्म है तो आर की पावर 2 है, 3 में 1 कम कर लो। फोर्थ टर्म चौथी टर्म आर की पावर 3 है, 4 में 1 कम कर लो। अगर मैं आपसे पूछूं अगर जीपी की 15th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू आर की पावर 15 से 1 कम 14 हो जाएगी, a इंटू आर की पावर 14। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा a इंटू में आर की पावर n-1। अब जो भी टर्म निकाल रहे हो उसमें से 1 कम कर दो, वो होगी आर की पावर। ओके, देख लो। अब देखो जैसे कि पिछले के जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल लिया उसमें जो कॉमन रेशियो था वो मैंने 3 लिया था। ज़रूरी नहीं कॉमन रेशियो एक पॉजिटिव नंबर ही हो, एक एक फ्रैक्शन भी हो सकता है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या लूँ, 50, हाँ, जैसे कि 50 नहीं, हाँ मैंने ले लिया देखो 64, 32 और 16 और 8 और 4, ऐसे ही मैंने नंबर सीरीज़ लिख दी। अब आप देख पा रहे होंगे कि हर नंबर आधा होता हो जा रहा है। अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर 32 को जैसे कि आप 32/64 करोगे, बस सिंपल है। कॉमन रेशियो कैसे आता है, आप इसमें कोई भी 2 लगातार टर्म ले लो। जैसे कि 32 को मैं 64 से डिवाइड कर दूँ तो देखो मैंने इसको नीचे ले गया इसके, तो ये कितना आ रहा है 1/2, है ना। अगर आप देखो 32 को 16 से डिवाइड कर लो, सॉरी 16 को 32 से डिवाइड कर लो, सॉरी उल्टा बोल दिया था मैंने। 16 को 32 से डिवाइड करके देख लो वो तब भी 1/2 आएगा। आप 8 को 16 से डिवाइड करके देख लो तब भी 1/2 आएगा। आप 4 को 8 से डिवाइड करके देख लो तब भी 1/2 आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 64 को मैं 32 से डिवाइड करूँ तब तो 2 आ गया। आप इधर नहीं जा रहे, आप हमेशा राइट वर्ड चलते हो। तो आपको यहाँ से अगली टर्म निकालनी है, आप यहाँ से अगली टर्म नहीं निकालोगे। तो अगर आप इसके बाद वाली टर्म निकालोगे तो आप 4 का आधा कर दोगे तो क्या आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही 2 के बाद 1, 1 के बाद 0.5, 0.5 के बाद 0.25, 0.25 के बाद 0.125, ऐसे आगे चलती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होती, इनफाइनाइट तक जाती है कि जब तक कोई डिफाइन ना हो कि कहाँ तक जा रही है। ओके, तो देखो ओके अब देखो, अब जीपी की एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो वो देखो आर के अकॉर्डिंग चलता है। सपोज मैं ऐसे यहाँ 2 पार्ट्स बना देता हूँ। जैसे कि सपोज अगर आर हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, जैसे कि 2 हो गया, 1.5 भी चलेगा, है ना, कुछ भी, बस 1 से बड़ा है। तो जीपी की nth टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ चलो आपके लिए। देखो अगर मैं बोलूँ कि एक जीपी ले लेता हूँ मैं, 3 ले ली, 6 ले ली, 12, 24, ये मैंने 4 टर्म्स ले लिए जीपी के, है ना। अगर अब मुझे इनका सम निकालना है, आप तो मैनुअली भी निकाल सकते हो। देखो कितना आ जाएगा, 30, 42, 45 आ गया सब, मैंने ऐसे ऐड करके देख लिया, है ना, 45 आ रहा है। ओके चलो, अगर देखो मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना चाहूँ तो देखो n मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स जो कि r की पावर है, वो कितनी है, वो 4 है। और देखो कॉमन रेशियो क्या है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ
एन कितना है 4 है, कॉमन रेशियो कितना है 2 है। अब डिवाइड करके देख लो, 6 में से 3 को 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। और फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है हमारी 3। देखो अगर मुझे सम निकालना है तो क्या आएगा, देखो 3 इंटू में आर की पावर एन, आर की पावर एन मतलब कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है, देखो 16 होती है। 16 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, आर कितना 2, और 2 में से एक घटा लोगे, ये आ गया आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो ये 2 माइनस 1 तो 1 होता है, नीचे 1 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, बस देखो हट गया ये। 16 माइनस 1 कितना होता है 15, 15 इंटू 3 कितना होता है 45। देखो 45 ये आ गया आंसर। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलो अब देखो, अब एक दूसरा होता है कि अगर r 1 से छोटा है, r 1 से छोटा है तो भी इसका फॉर्मूला अलग होता है। अब देखो अगर जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है तो यहाँ से 2 केस बन सकते हैं, वो मैं आपको 2 केस बता देता हूँ। देखो पहला केस, दूसरा केस। पहला केस है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है, मैं बता दूँ n जो कि नंबर ऑफ टर्म्स है इज फिक्स, है ना, कि मतलब कि डिफाइन है कि जीपी में देखो 6 टर्म्स है, 10 टर्म्स है, चलो 10,000 टर्म्स भी है, लेकिन फिक्स है कि यहाँ तक ही है जीपी, उसके आगे नहीं जा रही है ना। तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तब फॉर्मूला बन जाएगा एस, एन टर्म्स का जीपी की एन टर्म का सम का फॉर्मूला बनेगा ए इंटू, बस देखो यहाँ आर की पावर एन माइनस 1 था, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। देखो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आर को 1 से छोटा लेना है, मैंने ले लिया क्या लेना चाहिए, सपोज मैं लेता हूँ 486, 486 मैंने ले लिया। ओके और फिर 3 ये 162, 3 सॉरी हाँ ये चलो मैंने 1 2 3 4 टर्म्स ले लिए जीपी, सॉरी गलती से एपी निकल रहा हो तो माफ़ी, जीपी है। अब देखो मैंने ये जीपी लिख दी 4 टर्म्स की, तो देखो इस जीपी में मैं सॉल्व करने की जगह ही नहीं, मैं यहाँ करने की ट्राई कर लेता हूँ। देखो एन जो है इसमें वो 4 है, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है हमारी 486। ओके और जो कॉमन रेशियो है वो कितना है आप देखो, ओके 162 को 486 से डिवाइड करके देख लो, वैसे तो कोई भी आप ये भी देख सकते हो, 18 को 54 से डिवाइड करके देख लो, ये कितना आ जाएगा 1/3 करके आ जाएगा। देखो जो आर है वो 1/3, अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट में तो 0.3333 चला जाएगा, अब यहाँ पुट कर नहीं सकते, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। यार तो जगह ही नहीं दिख रही मुझे, चलो यहाँ तक तो आप खाली वैल्यूज़ देख लो, मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ जगह दिख रही है मुझे। ओके अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब इसका मैनुअली निकालना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि बड़े बड़े नंबर्स है। ओके अगर देखो वैसे आप अप्रॉक्स निकाल सकते हो, ये लगभग देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो लगभग कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा, 504 आ गया। ओके और अगर इसको इन दोनों को इसको ऐड कर दूँ 558 हो गया, 558 में अगर ये जोड़ूँ तो कितना आएगा 560, 620, 720 आ रहा है मेरा आंसर मैनुअली ऐड करके। अभी फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। ओके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म कितनी हमारी 486 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 की पावर हो जाएगी 4, है ना, 4 अपॉन में 1 माइनस आर जो कि हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब जगह नहीं मुझे यही करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1 माइनस 1/3 को तो कितना आएगा 2/3, है ना, 2/3 ऐसा पलट के ऊपर चले जाएगा, है ना, तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। देखो 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए, 2/3 से पलट के जाएगा ना, तो यह हो जाएगा 3/2, 2 से इसको काट भी लोगे तो कितना जाएगा 243 बन जाएगा ये। ओके ओके अब देखो हाँ ओके अब अगर हाँ नाइस देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 की पावर 4 कितना होता है 9 में 81, 81 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, 81 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80 अपॉन में 81। देखो 81 से पूरा 3 बार कट रहा है, देखो ये 3 बार कट जाएगा, 3 3 9 9 8 72, देखो 720 ही आ गया,
देखो आंसर। अब देखो किसी जिसको समझ में नहीं आया तो मैंने बस वही ज़्यादा कैलकुलेशन मैंने स्किप करी है, बस आप एक बार देख लो, आप रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला फॉर्मूला ही मैंने एग्जाम्पल से लेके समझा दिया। अब देखो ओके, अब देखो अगर देखो कोई भी जीपी जिसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है और वो इनफाइनाइट तक जा रही है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ गोइंग टू इनफाइनाइट, है ना, मतलब कि खत्म नहीं हो रही, बस चलती ही जा रही है, तो उसका सम आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। देखो अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है और फिर जीपी इनफाइनाइट तक जा रही है ना, तो उसका सम भी इनफाइनाइट ही आ जाएगा। बहुत ओके ओके, आप फिर देखो क्योंकि हर जो टर्म है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है ना, जो अगली टर्म आएगी वो बढ़ती जाएगी, 1 से बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाएंगी, और अगर आप इनको ऐड करोगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर जो कि लगभग अनंत पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर देखो कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो जो जीपी की टर्म्स है ना वो घटती जाती हैं, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल भी लिया था, आपने देखा होगा, तो घटती जा रही थी, कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। और देखो अगर कोई भी जीपी इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब खत्म नहीं हुई, तो जो आने वाली टर्म्स है तो छोटी 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 होती चली जाएंगी, तो लगभग 0 के आसपास पहुंच जाएंगी। तो मतलब कि जो बहुत आगे जाने के बाद भी टर्म्स आएंगी ना, उनको आप ऐड करो ना करो तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आप उनका सम निकाल सकते हो। तो उसके सम का फॉर्मूला क्या होता है वो बताया, तो एस इनफाइनाइट तक अगर जा रही हो जीपी, उसके सम का फॉर्मूला होता है ए, जो कि फर्स्ट टर्म है, अपॉन 1 माइनस आर। देख लो बस ये फॉर्मूला। इससे कभी कभार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि आपको कभी कभार याद नहीं आता कि ये फॉर्मूला भी लगना होता है, तो बस इसको याद रख लेना। ओके मैं एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, अगर मेरे से पूछा जाए कि 64, 32, 16 ऐसे ही चलती जा रही है, जीपी इनफाइनाइट तक जा रही है और मुझे इसका सम निकालना है, प्लस में डाल देता हूँ मैं प्लस में। ओके तो बस क्या है, देखो ए क्या है, 64 है ना, और अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है हमारा हाफ, ये हो जाएगा हाफ से हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 128 आ जाएगा इसका सम। देख लो इन सभी का सम। ओके चलो उम्मीद करता हूँ देखो जीपी के सारे फॉर्मूलेज हो गए लगभग। बस एक बात और बची है जीपी में, वो मैं बताया तो कि अगर जीपी में आपको प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ। देखो तो मैं चलो जीपी का एग्जांपल छोड़ो, मैं यही इन्हीं टर्म्स को लिख देता हूँ। ओके देखो सपोज जैसे कि मैंने यही 4 टर्म्स उठा ली जीपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, जैसे कि पहली हो गई ए, दूसरी हो गई ए इंटू में आर, है ना, और तीसरी हो गई ए आर का स्क्वायर, और चौथी हो गई ए आर का क्यूब। ओके अब देखो अगर मुझे इन चारों का प्रोडक्ट निकालना है तो देखो वो क्या आएगा, आप सिंपल आप देख पा रहे होगे। अगर मुझे इन चारों का प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे आएगा, देखो सिंपल है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ए 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है, ए की पावर 4 हो जाएगी, और देखो जो आर की पावर है, आर की पावर है 1 है, आर की पावर 2 है, आर की पावर 3 है, तो इन पावर्स को ऐड कर लो, कितनी होगी, देखो एक आर की पावर हो जाएगी 6। अब देखो ज़रूरी तो है नहीं कि मतलब, अब देखो चलो ये तो सही है, लेकिन अगर कोई बड़ी बड़ी टर्म्स आ गई तो आप मैनुअली करने तो लगोगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा यार, है ना। ओके या तो सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको nth टर्म का प्रोडक्ट निकालना है तो आप उसका फॉर्मूला ही बना सकते हो। तो ऐसे बना सकते हो, मैं प्रोडक्ट को p बोलता हूँ और nth टर्म का प्रोडक्ट, तो आप ऐसे बना सकते हो कि a की पावर तो n हो जाएगी, क्योंकि जो a है वो तो n बार ही मल्टीप्लाई होगा, और जो r की पावर है मल्टीप्लाई r की पावर वो ऐसे चलेगी 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे चलते 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 n-1 तक। अब यहाँ पे आप AP का फॉर्मूला लगा दो, जो कि अगर आपको लगाना तो ऐसे बन जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ऐसे बन जाएगा ये n-1/2 इंटू में n। ओके देखो n-1 तो टर्म्स है, उस अपॉन 2 कर दिया, इंटू में फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म वो क्या है n-1, प्लस 1 से -1 कट गया, n बच गया, ये हो गया उसका फॉर्मूला तो ठीक है ना। लेकिन अब देखो, अब डायरेक्ट कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे। सिंपल है, आप सबने नोट कर लिया होगा। देखो
अभी यहाँ पे मैंने ए पी की 4 टर्म्स लिख दी। अगर आप देखो तो पहली और आखिरी का प्रोडक्ट करके अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है, देखो ए स्क्वायर और क्या है ये आर की पावर 3 है ना। और देखो और दूसरी और आखिरी से दूसरी उसका प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, वो भी यही आ रहा है, देखो ए स्क्वायर आर की पावर 3। अब देखो और जो इन चारों का प्रोडक्ट है वो क्या है, मतलब कि वो इन दोनों का ही हो जाएगा। और वो क्या था, देखो वो ये था कि ए की पावर 4 और आर की पावर 6। तो मतलब कि अगर यहाँ से क्या बन सकता है, देखो अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि ए मतलब कि एक जीपी में, अगर मैं एपी बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना, जीपी है, अगर एपी निकल गया, अगर एक किसी जीपी में ये लगा लो 5वीं और 6ठी टर्म का प्रोडक्ट अगर आपको दिया हुआ है, सपोज़ 30 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि बता दो कितनी हो जाएगी, पहली 4 हाँ पहली 10 टर्म का प्रोडक्ट बता दो, तो कैसे निकालोगे? सिंपल है, देखो जो प्रोडक्ट 5वीं और 6ठी का है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ पहली 10 टर्म का प्रोडक्ट बता दो। अब तो आप फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे ना, पहले आपको उसकी फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, फिर उसको कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला लगा पाओगे। सिंपल है, देखो जो 5वीं और 6ठी का प्रोडक्ट है वो 4थी और 7वीं का होगा, वही कितना होगा, तीसरी, और 8वीं का होगा वही दूसरी, और 9वीं का होगा वो पहली, और 9वीं 10वीं का होगा। तो सिंपल है, देखो और देखो यहाँ इससे पहले कितनी है, देखो 5 4 3 2 1, तो मतलब कि आपको बस इसकी पावर 5 कर लेनी है, ऐसे 30 की पावर ऐसी बस 5 कर लो, यही हो गया आपका आंसर प्रोडक्ट का। सिंपल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि देखो जो इसका प्रोडक्ट है वही तो होगा ना, जो एक ही जो 5वीं और 6ठी टर्म का प्रोडक्ट है वही 4थी और 7वीं का होगा। आपको तो पहली से लेकर 10वीं तक का निकालना है ना, तो 5वीं 6ठी 4थी 7वीं ऐसे इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए देखो इसको आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है कि देखो 5वीं फिर 4थी 6ठी 7वीं ऐसे 1 तक पहुंच जाओगे ऐसे ही, तो 30 की पावर हो जाएगी 5। ओके, अब देख लो, अगर सपोज़ करो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि, चलो उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूँ, ये तो आप ऑड टर्म्स का समझ गए। अगर सपोज इवन टर्म्स का समझ गए आप, अगर ऑड टर्म्स होती, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अब इसको 4 से 5 कर लेता हूँ, 5वीं टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 4। अब देखो, अब अगर आप पहली और आखिरी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं करके दिखाया, तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर आर की पावर 4। और देखो दूसरी और आखिरी से दूसरी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4। अब देखो ये तो इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये उसके रूट के बराबर है, आप देख पा रहे होंगे। तो मतलब कि अगर इसके जो मिडल टर्म है इसके स्क्वायर कर दो तो इसके बराबर आ जाएगी, और जो मिडल टर्म है ये इनके रूट के बराबर है ना। तो देखो अगर आपको इन सब का प्रोडक्ट निकालना है तो बस जो मिडल टर्म है उसकी पावर कर दो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। कैसे, देखो जो ये है, जो मतलब कि इनकी मल्टीप्लाई करके जो आए हैं वो तो यही है ना, देखो आर ए इंटू आर की स्क्वायर जो मिडल टर्म है उसका होल स्क्वायर है ना। और देखो ये जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आया है वो और कुछ नहीं, जो मिडल टर्म है ए आर स्क्वायर उसका होल स्क्वायर है। बस अगर आपको इन पांचों का प्रोडक्ट निकालना है तो मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है और इसमें हो रही है, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो a इंटू में आर स्क्वायर की होल पावर 5 ऐसे हो जाएगा। अब अगर इससे क्वेश्चन बनाओ तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर किसी जीपी में सिक्स्थ टर्म है सपोज 12 है ना, और अगर मैं पूछूं कि पहली 9th टर्म, ये प्रोडक्ट की निशानी मैंने बनाई है, पहली 9th टर्म के प्रोडक्ट की वैल्यू बता दो। सॉरी 9th नहीं 11th टर्म की प्रोडक्ट, तो कैसे बता दोगे, जितनी टर्म्स है, मतलब कि देखो अगर 11th टर्म है तो 11 टर्म्स में जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी, छठी होगी। तो जो मिडिल टर्म है उसकी पावर कितनी कर दो, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, ऐसे देखो 12 की पावर 5 ऐसे हो जाएगी वैल्यू। ओके चलो, बस वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, फिर भी अगर आपके सिलेबस में है तो आपको जानना ज़रूरी था। ओके
अब देखो, अब आप हेडिंग डाल लो कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ओ सॉरी उससे पहले मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के एचपी के बारे में बताना तो भूल ही गया। एचपी देखो, एचपी के बारे में जानना कुछ खास नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि धनात्मक श्रेणी, कुछ नहीं। देखो जो एपी में है, अगर उसको रेसिप्रोकल करके एक सीरीज बना दी जाए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एपी की फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे बोल देता हूँ, चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। एक एपी में ले लेता हूँ ऐसे 3, 5, 7, 9 ऐसे ही चलता जा रहा है। अगर इनको रेसिप्रोकल कर दूँ, जैसे कि 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, अब ये एपी में तो नहीं रही। अगर आप इनका कॉमन डिफरेंस निकालोगे हर दो लगातार टर्म्स को, तो अलग अलग आएगा। लेकिन ये सीरीज एचपी में हो गई। देखो ये एपी में है और ये एचपी में है। ओके, बस देखो और कुछ भी नहीं होता। यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बन सकते, बस हार्मोनिक मीन से बन सकते हैं। मैं आपको बताया तो देखो, जैसे कि एपी की पहली टर्म को मैं A1, दूसरी टर्म को मैं A2, तीसरी टर्म को मैं A3, चौथी टर्म को मैं A4, ऐसी तो ये 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4 ऐसे बन जाएगा। ओके, अब चलो ये ख़त्म। बस अब हेडिंग डाल लो, अरिथमेटिक मीन, AM बोल देता हूँ मैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन, GM बोलता हूँ, और हार्मोनिक मीन। देखो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य है। ओके, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन की। मैं यहाँ डाल देता हूँ कि AM की। AM का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी AP चल रही है, जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं A1, पहली टर्म A1 हो गई, दूसरी टर्म A2 हो गई। वैसे A+D, A+2D कोई बोले ऐसा लिख दो, लेकिन मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ A2, A3 ऐसी चलती जा रही है। AP में है ना, n टर्म्स की AP। अगर मुझे इसका मीन निकालना है जो कि अरिथमेटिक मीन है, तो उसका फॉर्मूला यही होता है। ये देखो, इन सारी टर्म्स का सम A1 + A2 + A3 प्लस डॉट 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 AN तक अपॉन ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये कि काउंट में कितनी है। ओके, सपोज अगर मैं दो नंबर ले लूँ A और B, और मुझे इसका अर्थ, और ये दोनों AP में होने चाहिए, और अगर मुझे इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो ये हो जाएगा देखो A + B/2। और देखो अगर मैं कोई 3 नंबर ले लूँ, C भी ले लूँ, इन तीनों का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो ये ऐसे हो जाएगा A + B + C/3। अगर मैं ऐसे 4 टर्म्स ले लूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा +D/4 ऐसे हो जाएगा। 5 टर्म ले लूँ, अपॉन में 5 वो ऐड हो जाएगा। 6 टर्म्स अपॉन में 6 वो ऐसे हो जाएगा। ओके, चलो ABCD की जगह में अगर कोई एग्जांपल ले ले तो ज़्यादा सही रहता है। खैर कोई बात नहीं, चलो अब ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन और गुणोत्तर माध्य। देखो ओके, कोई भी अगर जैसे कि सीरीज़ में ले लेता हूँ, मैंने ले लिया से A1, A2, A3 ऐसे चलता जा रहा है AN तक। मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ये हो जाएगा ऐसे nth रूट ऑफ A1 मल्टीप्लाई में A2 मल्टीप्लाई में A3 ऐसे चलता जाएगा AN तक। ये हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सपोज़ एक, चलो इस बार मैं एक नंबर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं ले लो 6, 12। अगर मुझे इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, क्योंकि कोई दो नंबर GP में तो ऑब्वियस ही बात होंगे ही। अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मस्त सिंपल है, क्योंकि काउंट में 2 है तो इसका रूट है ना, क्योंकि 2 है तो रूट ही होगा। और 6 × में 12। अगर मैं इसकी एक अगली टर्म भी ले लूँ जो कि 24 होगी, तो बस इन तीनों की मल्टीप्लाई, और क्योंकि ये 3 नंबर हो गए तो इनका हो जाएगा क्यूब रूट। ओके, अब देखो अगर मैं 4 ले लूँ तो कितना हो जाएगा 48, तो बस 48 की भी मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 4th रूट। देख लो ऐसे। अगर मैं अगला भी ले लूँ कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, वो उसकी भी मल्टीप्लाई, और क्योंकि अब अगर 5 टर्म्स हो गए इसलिए ये हो गया 5th रूट। देख लो ऐसे, सॉरी देख लो
मैं इसको अब रब कर देता हूँ। इसको भी रब कर देता हूँ। देखो ये AM के बराबर हो गया और ये GM के बराबर हो गया, नहीं GM का फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन, तो वो क्या होता है, जैसे कि कोई वही सीरीज़ A1 A2 A3 करके आप ले लो, तो उसका फॉर्मूला होता है n अपॉन, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 1 अपॉन A1 पहली टर्म प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3, ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक पहुँचेगा ये? 1 अपॉन A लास्ट टर्म तक। ऐसे ये देख लो, ये होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। ओके, ये हार्मोनिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपको, अब देखो, अगर मैं कोई सी भी दो नंबर्स ले लूँ, सपोज मैंने ले लिए A और B, है ना। अब देखो, अगर मैं उनका अर्थमेटिक मीन निकालूं तो क्या होगा? देखो, और हर कोई बोलेगा देखो A प्लस बी बाई 2 होगा। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो क्या होगा? देखो, अब हर कोई बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ AB होगा। अगर मैं हार्मोनिक मीन निकालूं तो क्या होगा? देखो, ये होगा 2AB अपॉन में A प्लस बी, है ना। तो देखो, चाहे A और B की जगह आप कोई भी वैल्यूज़ रख दो, है ना। तो देखो, और अगर आप इनका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो देखो, मैं बताया तो, जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होगी वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होगी, जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होगी वो हार्मोनिक मीन से बड़ी होगी। तो मैं लिख देता हूँ, जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बड़ा होगा हमेशा हार्मोनिक मीन से। ओके, ये हमेशा रहेगा। ओके, और देखो, अगर कोई ये जानना चाहता है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो तो वो ये देख लो। देखो, जो अर्थमेटिक मीन की मल्टीप्लाई आप हार्मोनिक मीन में करोगे तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होगी। चाहे आप करके देख लो, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, AB से अपॉन नीचे का A प्लस बी से नीचे का A प्लस बी कट जाएगा, अपॉन के 2 से ये ऊपर वाला 2 कट जाएगा, AB बच जाएगा। तो AM इंटू HM की वैल्यू आएगी AB। अब देखो, अगर आप GM का स्क्वायर करोगे ज्योमेट्रिक मीन का तो क्या आएगा? देखो, ये A इंटू बी की पावर 1/2 है, स्क्वायर करोगे पावर 2 हो जाएगी, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या आएगा? AB बराबर AB। देख लो। ओके, अगर कोई वेरीफाई करना चाहता तो ये भी करवाए। तो देखो, A और B की जगह मैं ले लेता हूँ सपोज 2 और 8, मैंने ये दो नंबर्स ले लिए A और B की जगह। अब मैं इनका अगर अर्थमेटिक मीन निकालूँ तो कितना आएगा? देखो, ये आ जाएगा 9, 2 प्लस 8/2 9 कह रहा हूँ, 5 सॉरी, 2 प्लस 8/2 10/2 5 आ जाएगा। अब देखो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 16 का रूट कितना आएगा? देखो, ये आ गया 4। अब देखो, अगर मैं हार्मोनिक मीन निकालूँ तो देखो कितना आ जाएगा? देखो, वैसे तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू ये होती है, क्या होगा? ये होगी ना n अपॉन, जो कि n क्या है? 2 अपॉन 1 प्लस A प्लस 1/a। तो उसको सॉल्व करके ये आया। देखो, A इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A भी ऊपर चला गया और ये नीचे A प्लस बी, ये ऐसे ही बना है। ओके, देख लो। अब बस A और B की जगह मुझे 2 और 8 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा 32 और नीचे हो जाएगा 10। अगर आप इसको काटोगे तो 16/5 बन जाएगा ये। ओके, अब देखो, सिंपल है। ओके, अगर देखो, अगर आपको ये प्रूफ करना है AM इंटू HM GM के स्क्वायर के बराबर है तो वो देख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 16 आ गया, और देखो GM का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब ओके, देखो ये प्रूफ हो गया। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि AM बड़ा है GM से, देखो ये तो साफ दिख रहा होगा, 5 4 से बड़ा होता है, और HM से बड़ा है, तो बस इसको आप सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है? देखो, ये 3.2 आ रहा है। 16 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो देखो, सबसे बड़ा AM आ गया, सबसे बड़ा GM, उससे छोटा GM, उससे छोटा HM। ओके, लेकिन एक स्पेशल केस भी आ जाता है इसमें। देखो, अगर इफ़ A और B बराबर हैं आपस में तो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपस में बराबर होंगे। ये देख लो, अगर। ओके, चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ से सारे कंसेप्ट ख़त्म। बस अगली क्लास में फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलो।